पर हर उस नौजवान की तरफ से जिसने एक नए आधुनिक भारत का सपना देखा। कौन थे राजीव जी? क्या थे राजीव जी? कैसे थे राजीव जी? एक नौजवान जिन्होंने मां की लाश का संस्कार बाद में किया, पर भारत मां की, मां भारती की सेवा पहले शुरू की, ऐसे थे राजीव जी। एक नौजवान प्रधानमंत्री जिन्होंने इस देश में कंप्यूटर युग की शुरुआत की। एक नौजवान प्रधानमंत्री जिन्होंने टेलीफोन के आधुनिक युग की शुरुआत की। जिन्होंने ये हजारों नौजवान जो मेरे सामने छोटे भाई खड़े, 18 साल की आयु में वोट का अधिकार जिस व्यक्ति ने हमें दिया, जिसने इस देश में किसान को दलहन की क्रांति दी, जिन्होंने इस देश के अंदर हाईवेज की एक नई क्रांति का जन्म दिया, जिन्होंने इस देश के अंदर मैन्युफैक्चरिंग की एक नई क्रांति का जन्म दिया, उनकी जिंदगी के जितने पहलू देखते जाएं उतने कम हैं। शायद इसीलिए उनके विरोधी स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी उनके बारे में ये कहा कि अगर वो उस समय जब वो जिंदा थे कि मैं जिंदा हूं तो राजीव गांधी जी की वजह से जिंदा हूं। वो व्यक्ति जिसके विरोधी भी प्रशंसक थे, ऐसे थे राजीव जी। आज उनकी जयंती पर जहां उनको हम नमन करते, मैं और शैलजा जी बात कर रहे थे कि बारिश, धूप, गर्मी, पसीना, चारों मौसम 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे में अपने देख लिया। जिस प्रकार से, जिस बहादुरी से पहले चरण चरण पसीने के अंदर, फिर झिमझिम बरसती बारिश के अंदर, फिर उमस भरी गर्मी के अंदर, और अब कई घंटे से इस जलसे में चरण चरण पसीने के अंदर आप बैठे हो और आप कांग्रेस पार्टी का झंडा पकड़कर करनाल की एक एक सड़क का एक एक कोना आपने नाप कर दिखाया और कांग्रेस में बढ़ाया। शैलजा जी और मेरी तरफ से आपको भी अभिनंदन है, आपको भी वंदन है, आपको भी मुबारकबाद। आपका जोश और जज्बा देखकर एक बात तो मुझे समझ में आ गई। सुरेश गुप्ता जी यहां चर्चा कर रहे थे, यहां 2 मुख्यमंत्री। गुप्ता जी, कर्णभूमि करनाल का, पवित्र भूमि करनाल का, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, ये एक जिला थे, फिर 2 बने, फिर 3 बने, फिर 4 जिले बने। कर्णभूमि करनाल का दुर्भाग्य ये कि यहां 9 साल के करीब मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल खट्टर रहे, और डबल दुर्भाग्य ये है कि हमने कहा कि शायद स्थिति बदल जाए। जिस नए आदमी को बनाया और जो मुख्यमंत्री पहले से ही था, दोनों ने करनाल की इस भूमि को निराश ही निराश किया। आज भी खेतों की बाढ़ का रेता निकला नहीं। यमुना की जो पिछली बाढ़ आई थी, अगली आने को हुई। 1 साल से अधिक बीत गया, किसान का खेत अटा पड़ा रहा। सबसे पहले जीरी करनाल की मंडियों के अंदर आती, वो गरौंडा हो, इंद्री हो, करनाल हो, नीलोखेड़ी हो। सबसे पहले जिनकी बाकी फसलें 99% हमारी और 1% जो हमारी जमीन परली तरफ है उत्तर प्रदेश में, वहां से आती। पर सबसे पहले धान की फसल हरियाणा में 10 साल से कहीं पिटती है, तो करनाल की मंडी से उसकी शुरुआत हुई, क्योंकि हमने मनोहर लाल खट्टर को यहां से मुख्यमंत्री बनाया था और गलती से नायब सिंह सैनी जी को भी बनाया था। इस इलाके का, हमारे पूरी जीटी रोड का दुर्भाग्य ये कि जिनको बड़े चाव से, जिनको बड़े लगाव से शहर के हमारे छोटे छोटे दुकानदार और व्यापारी भाइयों ने चुनकर भेजा, 2 बार विधानसभा, 1 बार देश की संसद में चुनकर भेजा,
हमारे गरीब दलित पिछड़े भाइयों ने चुनकर भेजा। किसान ने विद्रोह करके भी जब झोली फैलाई तो घर से वापस नहीं लौटाया। जब देने की बारी आती है तो बीजेपी के लोग हमें केवल लाठियां देते हैं, केवल दुत्कार देते हैं, केवल तिरस्कार देते हैं, केवल नौजवानों को पड़ती हुई मार देते हैं। ये इस पूरी जीटी रोड और हरियाणा की आज सच्चाई। मेरे बुजुर्गों, साथियों, माताओं, बहनों, नौजवानों, अब केवल सरकार के बदलाव से काम नहीं चलेगा। हरियाणा में क्रांति की सूत्रपात करने का समय आया। मैं आज सुरेश गुप्ता जी को ये कह रहा था, सुरेश जी, ये क्रांति केवल गांव से नहीं आ सकती। इस क्रांति का सूत्रपात करने के लिए जयपाल मान जैसे नौजवान को, बिंदर मान जैसे नौजवान को, सुरेश गुप्ता जैसे व्यापारियों के प्रतिनिधि को, करनाल के हमारे शहर के साथियों को, पानीपत, कुरुक्षेत्र, अंबाला, यमुनानगर, कैथल, जींद, भिवानी, सरसा, महेंद्रगढ़, रोहतक, गुड़गांव, फरीदाबाद, पलवल शहर के हमारे साथियों को खड़े होकर क्रांति का एक नया बलबला खड़ा करना पड़ेगा। गांव और शहर जब मिलकर ये लड़ाई लड़ेंगे तो इस क्रांति का सूत्रपात हो पाएगा। हम मानते हैं कि रविदासिया पर अत्याचार हुआ, हम मानते हैं कि वाल्मीकि और बैकवर्ड की अनदेखी हुई, हम मानते हैं कि कंबोज और रोड, जाट और गुर्जर, ब्राह्मण और दूसरे हमारे समाज के साथियों को तिरस्कार की नजर से देखा गया। और क्या ये सच नहीं? इस सरकार ने सबसे ज्यादा अगर लूटा तो हरियाणा के शहर में रहने वाली आबादी को लूटा। कभी आपको प्रॉपर्टी आईडी के नाम पर लूटते, कुमारी शैलजा जी ने और मैंने उस फर्म का जिसको करोड़ों रुपया जिसने खाए, एक एक आदमी की प्रॉपर्टी में घोटाला किया। प्रॉपर्टी मेरी दादा की, प्रॉपर्टी बाप की, प्रॉपर्टी परिवार की दूसरे आदमी के नाम लिखी। कोई एक आदमी बता दे पूरे हरियाणा के अंदर समेत करनाल के 5,000 से लेकर 50,000 रिश्वत दिए बगैर प्रॉपर्टी की आईडी ठीक करवा पाया हो? कोई ऐसा आदमी नहीं। मैं आपको वचन देकर कह सकता हूं। और जब इस बार लोकसभा के चुनाव आए तो इस शहर के विधायक श्रीमान नायब सैनी ने क्या किया? उसी कंपनी को मुझे बताया गया 17 करोड़ रुपए की पेमेंट कर दी, जिस कंपनी को बहन जी आपकी और मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो कागज उजागर करने के बाद जिसका जयपाल ठेका कैंसिल कर दिया, उसकी ब्लैक लिस्टिंग भी खत्म की, प्रॉपर्टी आईडी वाली कंपनी की, और उसके बाद उसे दोबारा काम दिया। क्या ये तरीका? क्या इस प्रकार के भ्रष्टाचार से इलाका और हरियाणा चलने वाला है? क्या ये सही नहीं कि परिवार पहचान पत्र के नाम पर हर शहर के, हरियाणा के 87 शहरों में से हर शहर के गरीब को धोखा दिया गया, छला गया, भ्रष्टाचार की दलदल के अंदर फेंक दिया गया। परिवार पहचान पत्र बनाने का एक ऐसा तंत्र मनोहर लाल खट्टर जी बीजेपी की सरकार ने शुरू किया था। घर का एक आदमी जोड़ा उठाए पोर्टलों के आगे खड़ा रहता, किसी के परिवार पहचान पत्र में से बाप का नाम काट दिया, किसी की मां का नाम काट दिया, किसी के बच्चों का नाम काट दिया, किसी की धर्म पत्नी का नाम काट दिया, किसी की स्पेलिंग गलत कर दी, किसी की आयु गलत कर दी। सारे के सारे चक्कर के अंदर थे। 5 साल 10 साल हो गए, पूरा हरियाणा चक्कर के अंदर घूमने लग रहा है। क्या ये सही नहीं कि हरियाणा का करनाल सहित कोई ऐसा शहर नहीं जहां 5 बजे के बाद बहन बेटी घर से बाहर नहीं निकल सकती, जहां कोई ऐसा व्यापारी नहीं? सुरेश गुप्ता जी बोले यहां एक व्यापारी सम्मेलन करेंगे, फिर बहन जी ने कहा नहीं, अपनी यात्रा करेंगे, व्यापारियों की मांग भी उसके अंदर शामिल करेंगे। मैंने कहा बिल्कुल अच्छी बात है। कौन सा ऐसा व्यापारी है जिससे फिरौती नहीं मांगी गई? कौन सा ऐसा दिन है जब करनाल के अंदर एक गुंडागर्दी की वारदात नहीं होती, जब किसी व्यापारी के ऊपर गोली नहीं चलाई जाती, जब किसी से फिरौती का फोन नहीं आता, जब किसी से पैसा नहीं वसूला जाता?
कौन सा ऐसा दुकानदार है जिसका बस्ता जीएसटी वाले उठाकर नहीं लेकर जाते? एक गब्बर सिंह टैक्स राहुल गांधी जी कहते हैं जीएसटी को एक गब्बर सिंह टैक्स छोटे छोटे दुकानदार और व्यापारी पर लगा रखा। एक तरफ गुंडागर्दी की मार, दूसरा तरफ जीएसटी के शिकार। ये हरियाणा के दुकानदार और व्यापारी की आज कहानी। बीजेपी कहती है ना हम व्यापारियों के पक्षधर हैं। मैं आपसे पूछता हूं, क्या ये सही नहीं कि हरियाणा में गुड़गांव फरीदाबाद से लेकर अंबाला यमुनानगर से लेकर नारनौल महेंद्रगढ़ से लेकर करनाल कुरुक्षेत्र से लेकर कोई ऐसा हिस्सा है जहां सैकड़ों हजारों व्यापारियों और दुकानदारों की हत्या नहीं हुई? क्या ये सही नहीं कि बहन और बेटी की इज्जत आज महफूज नहीं? जब रोहतक के मेडिकल कॉलेज के अंदर गैंगरेप हो जाता है हमारी बहन से, तो सड़क पे चलती महिलाओं की सुरक्षा की क्या हालत है आप ये खुद अंदाजा लगा सकते हैं। और इसीलिए आज कोई बेटियां, हरियाणा की कोई बहन बाहर जाने में महसूस नहीं करती, क्योंकि भाजपा के संरक्षण में हरियाणा में गुंडों का तांडव होता। वो हमारे नौजवान भाई हो जिनकी चर्चा भाई भूपेंद्र लाठर कर रहे थे। भगत सिंह जी की एक बार मुझे याद आ गई, जिस प्रकार से इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, जिस प्रकार से वंदे मातरम कह रहे थे। नौजवान भाइयों, वंदे मातरम सही मायनों में उस दिन होगा, इंकलाब जिंदाबाद उस दिन होगा जिस दिन भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में सिंगल डिजिट में सिकुड़ कर रह जाए। जो लोग आपकी नौकरियां बेचते, जो लोग मंडी के अंदर बोली लगाकर आपकी नौकरियां बेच रहे हैं, उन्हें राजगद्दी पर रहने का क्या, एमएलए क्या, मेंबर सरपंच बनने का अधिकार नहीं। डोंकी के अंदर हर रोज हमारा बच्चा बाहर जाता है। करनाल के अंदर कम से कम भी 40 ऐसे वाकये हो गए। 50 लाख 60 लाख रुपया देकर बच्चा बाहर गया, 40 लाख रुपया लेकर हम उसकी लाश वापिस लेकर आए। हम हमारे बच्चों को इसलिए नहीं पैदा करते कि फिर किला बेचकर उन्हें बाहर भेजें और दूसरा किला बेचकर उनकी लाश को वापिस लेकर। अरे इस शहर के अंदर तो जो मुख्यमंत्री कहते हैं ना, मैं मुख्यमंत्री था और अब केंद्रीय मंत्री हूं, ब्राह्मण समाज के सरपंच साहब खड़े, हमारे पुजारियों तक को नहीं बख्शा इस इलाके के अंदर। किस प्रकार से पुजारियों की हत्या हुई थी पंडित जी बता दीजिए। किस प्रकार से उनका गला रेत कर भगवान के घर, भगवान के मंदिर को खून से पूरी तरह सना दिया गया। आज तक पता नहीं चला, मनोहर लाल खट्टर पता नहीं कर पाए, हरियाणा की पुलिस पता नहीं कर पाई उनका हत्यारा कौन। दलितों पर अत्याचार, बैकवर्ड पर अत्याचार, ब्राह्मणों का तिरस्कार, किसानों पर मार, नौजवानों की हाहाकार और महिलाओं के साथ अनाचार, यही है भाजपा सरकार। सच्चाई यही है साथियों। इसलिए मैं तो हाथ जोड़ के अपने भाइयों को, साथियों को, बुजुर्गों को यही कहने आया हूं, कुमारी शैलजा जी और मैं, हम यहां व्यक्तिगत लाभ के लिए आपके बीच में नहीं आए, हम तो आपके बेटे भाई हैं। हम यहां किसी पद की लालसा के लिए नहीं आए। मैं आपको ये सही कहता हूं, जो संघर्ष करेगा, राहुल गांधी जी और खड़गे साहब हीरे के पार की है, वो अपने आप संघर्ष रंग लाएगा, चलकर आएगा। संघर्ष व्यर्थ नहीं जाता। और हम तो आपको केवल ये कहने आए हैं, बचा लीजिए इस हरियाणा को। ऐसी क्रूर सरकार और ऐसे क्रूर लोगों के हाथ में गलती से सत्ता हथिया ली उन्होंने, वो दोनों हाथों से हरियाणा को लूट रहे हैं। और अब समय आ गया, ये कह रहे थे शायद, अगर मुझे सही याद है तो गोगी जी कह रहे थे जमुना पार। गोगी जी, जमुना पार से काम नहीं चलेगा, इन्हें बंगाल की खाड़ी में छोड़कर आना पड़ेगा। क्यों जमुना से तो फिर पुल से उठ के आ जाएंगे, फिर गड़बड़ करेंगे। इनको तो बंगाल की खाड़ी के पराने छोड़ के आना पड़ेगा, तभी हरियाणा बच पाएगा। आपने मेरी बात सुनी, आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। राम।